हाँ भाई, सभी साथियों को नमस्कार, सभी साथियों को राधे राधे। एक बार फिर से आपके अपने परिवार गुरुकुल डिफेंस एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, इस जीके के लाइव सेशन में हम बात कर रहे थे भारतीय राज व्यवस्था, और भारतीय राज व्यवस्था में आज हमारा अंतिम टॉपिक रहने वाला है भारत की न्यायपालिका। भारत की न्यायपालिका, चाहे आप कोई भी वनडे एग्जाम दो, चाहे एसएससी की तैयारी करो, चाहे आप रेलवे, चाहे दिल्ली पुलिस, अग्निवीर, जितने भी वनडे एग्जाम हैं, तो हर एग्जाम में ध्यान रखना न्यायपालिका से 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। और राज व्यवस्था एक ऐसा टॉपिक, ऐसा एक सब्जेक्ट है ना, राज व्यवस्था एक ऐसा सब्जेक्ट है, हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं। पर ना पहले की बात करें तो पहले इतिहास का वेटेज ज़्यादा था, लेकिन आज के समय में सबसे ज़्यादा वेटेज जीके में किसका है? पॉलिटिकल साइंस यानी राज व्यवस्था का है। और एक ऐसा सब्जेक्ट है, यदि आप समझोगे तो एक सिंगल पर्सन भी आपका गलत नहीं होगा। आराम से एक एक चीज़ को समझना है, साथ में अच्छे नोट्स भी बनाने हैं भाई, सिर्फ समझना नहीं है, साथ में अच्छे नोट्स भी बनाओगे आप, है ना। और अपने नोट्स पढ़ोगे तो आपको किसी भी किताब की पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। तो आज पहले तो हम बात करेंगे कल की क्लास का 5 मिनट क्या करेंगे, वापस रिविजन करेंगे। उसके बाद में जो हमारा अंतिम टॉपिक है आज का, है ना, आज राज व्यवस्था का जो अंतिम टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। और इसी क्लास में, है ना, हमारी राज व्यवस्था क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो कल की क्लास में हमने बात की थी महान्यायवादी के बारे में। किसके बारे में की थी? महान्यायवादी। महान्यायवादी 5 मिनट सिर्फ आपको समझना है। मैं वापिस रिवीजन करा रहा हूं। महान्यायवादी का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 में, भाग नंबर है 5। और यदि आर्टिकल पूछ ले आपसे अनुच्छेद, तो अनुच्छेद है 76, है ना। आर्टिकल 76 में किसका उल्लेख है? महान्यायवादी पद का उल्लेख है। उसके बाद में हमने बात की, जो ये महान्यायवादी का पद है भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से हमने ग्रहण किया है? ब्रिटेन से। ये ध्यान रखना, ब्रिटेन, है ना, ब्रिटेन के संविधान से हमने ये पद ग्रहण किया है। लेकिन ब्रिटेन में महान्यायवादी की स्थिति अलग है और भारत में स्थिति अलग है, क्योंकि ब्रिटेन में महान्यायवादी वहां का जो निम्न सदन है ना, हाउस ऑफ कॉमन्स, उसका क्या होता है? सदस्य होता है। लेकिन भारत में ध्यान रखना, महान्यायवादी कार्यपालिका का क्या होता है? सदस्य होता है ना। ब्रिटेन के महान्यायवादी को वहां पर उनकी संसद में क्या देने का अधिकार है? मत देने का अधिकार है। लेकिन भारत में महान्यायवादी के पास में मत देने का अधिकार है नहीं है। उसके बाद में हमने बात की, ये एक सरकारी वकील होता है। क्या होता है? सरकारी वकील होता है। वकील, है ना, सरकारी वकील, है ना। केंद्र सरकार का वकील कौन होता है? महान्यायवादी। भाई, संघ सरकार को कानून से संबंधित कोई भी परामर्श लेनी हो या जानकारी लेनी हो तो कौन देगा? महान्यायवादी देगा। उसके बाद में हमने बात की कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति, ठीक है ना। कौन करेगा? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाएगा? शपथ भी दिलाएगा राष्ट्रपति। त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को, ठीक है ना। उसके बाद में हमने बात की, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? शीतलवाड़, है ना, शीतलवाड़। पूरा नाम है M.K. शीतलवाड़। लेकिन भाई ये करेक्शन कर लेना, कल सही कहा था बच्चों ने भी, एक करेक्शन कर देना। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है ना, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? भाई ध्यान रखना, 16वें, है ना, 16वें महान्यायवादी है वर्तमान में, जो है आर है ना, वेंकट रमन, है ना, वेंकट रमन। ये आपको याद रखना है। इन्होंने, ध्यान रखना, इनकी नियुक्ति की गई है 1 अक्टूबर 2022 से वर्तमान में, है ना। ध्यान रखना, महान्यायवादी पद पे कौन है? आर वेंकट रमन, ठीक है ना। ये करेक्शन कर लेना कल की, है ना, कल की क्लास में, ठीक है ना, इसको करेक्शन है कर लेना, ठीक है ना। तो ये महान्यायवादी था और कल की क्लास में हमने इनके बारे में बात की थी। उसके बाद में आज हमारा टॉपिक रहने वाला है न्यायपालिका, है ना। आज हेडिंग डालना न्यायपालिका, है ना, न्यायपालिका। न्यायपालिका आज का ये टॉपिक रहने वाला है। और ये राज व्यवस्था यानी पॉलिटिकल साइंस में, ध्यान रखना, ये अंतिम टॉपिक है। उसके बाद में
कुछ कला से बीच में मैं लगाऊंगा, क्योंकि प्रमुख संविधान संशोधन है ना, ये टॉपिक भी मैं कराऊंगा। प्रमुख संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, है ना। प्रमुख आयोग, प्रमुख आयोग, प्रमुख आयोग के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन बीच बीच में इनकी क्लासें रहेगी आपकी। लेकिन आज ये राज्य व्यवस्था का अंतिम टॉपिक रहने वाला है, ठीक है ना। तो हेडिंग डालना न्यायपालिका। अब इसको समझना है, इसको समझना है। हमने बात की थी संघ सरकार, यानी जब हमने भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 के बारे में हमने उल्लेख किया था, तो हमने बात की थी कि भाग नंबर 5 में किसका उल्लेख है? संघ सरकार यानी केंद्र सरकार का उल्लेख है ना। संघ सरकार, संघ सरकार समझना है पहले ना। सरकार, भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 में हमने बात की थी संघ सरकार के बारे में, और इस संघ सरकार यानी सरकार को हमने कितने भागों में विभाजित कर दिया था? 3 भागों में। कितने भागों में विभाजित किया था? 3 भागों में इसको विभाजित किया था। कार्यपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, विधायिका और एक न्यायपालिका, न्यायपालिका। 3 भागों में विभाजित की थी संघ सरकार को, यानी सरकार को हम कितने भागों में विभाजित करते हैं? 3 भागों में। अब समझना, कार्यपालिका भी भारत में कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। और विधायिका या व्यवस्थापिका भी कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। अब समझना इसमें कि भाई एक तो होती है केंद्र की कार्यपालिका, है ना, एक है केंद्र की और एक है राज्य की। राज्य की भी कार्यपालिका होती है ना, है? तो कार्यपालिका भी 2 प्रकार की है भारत में, एक तो है केंद्र सरकार की कार्यपालिका और एक है राज्य सरकार की कार्यपालिका। दोनों में ही अंतर है, ध्यान रखना, दोनों ही अलग अलग होती है। और विधायिका या व्यवस्थापिका, है ना, व्यवस्थापिका, ये भी 2 प्रकार की है, एक है केंद्र सरकार की और एक है राज्य सरकार की। समझना इसको, राज्य सरकार की, है ना। विधायिका या व्यवस्थापिका भी भारत में 2 प्रकार की है, एक तो केंद्र सरकार की अलग रहेगी और एक है राज्य सरकार की अलग रहेगी। लेकिन न्यायपालिका भारत की क्या है? एक ही है। भारत की न्यायपालिका क्या है? एक है ना। भारत की न्यायपालिका क्या है? एकीकृत है ना, एकीकृत है, ये समझना। भारत की न्यायपालिका क्या है? एकीकृत है। भारत की न्यायपालिका एकात्मक है ना, एकात्मक। भारत की न्यायपालिका एकात्मक है, इसको समझना, क्योंकि हमारी न्यायपालिका, सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, कार्यपालिका 2 प्रकार की है ना, और व्यवस्थापिका विधायिका भी 2, है ना, कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। लेकिन न्यायपालिका भारत की 1 प्रकार की है, जिसे कहते हैं एकीकृत न्यायपालिका, एकात्मक न्यायपालिका। इसका मतलब क्या है, इसको समझना। इन शब्दों को यदि समझ लोगे तो न्यायपालिका पूरी याद हो जाएगी, है ना। ये 2 शब्द है, एकीकृत, एकात्मक। इसका मतलब क्या है, इसको मैं अलग स्लाइड पे समझा रहा हूं। एकात्मक, है ना, हमारी सर्वोच्चतम न्यायालय, है ना, हमारा अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन है? सर्वोच्चतम न्यायालय, जिसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, है ना। भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय, है ना, कहाँ पे है? दिल्ली में, है ना। उसके बाद में ध्यान रखना, उसके अधीनस्थ न्यायालय है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, है ना, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय, ध्यान रखना, ये एक दूसरे से कड़ी से जुड़े हुए हैं, जैसे सांकल होती है ना, जैसे कड़ियों से जुड़ी हुई है, जैसे ही हमारी न्यायपालिका जुड़ी हुई है। और भारत की अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है। और इसके अधीन, है ना, ध्यान रखना, इसके अधीन जो क्या होते हैं? अन्य न्यायालय होते हैं। इसीलिए हमारी न्यायपालिका को कहते हैं एकात्मक न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका। अब सुप्रीम कोर्ट के अधीन है हाई कोर्ट, है ना, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, जैसे कि सर्वोच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट। अब है हाई कोर्ट के अधीन भी, ध्यान रखना, जिला न्यायालय, जिला न्यायालय। तो ये एक दूसरे से कड़ी से क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। इसीलिए हमारी न्यायपालिका क्या है? एकात्मक, एकीकृत है, ठीक है ना।
तो ये बात आपको समझना है, एकीकृत और एकात्मक क्यों कहा जाता है भारत की न्यायपालिका को। और ये हमने प्रावधान किस देश से लिया है? अमेरिका से। ध्यान रखना, अमेरिका के संविधान से ये हमने सर्वोच्च ग्रहण किया है कि भारत की न्यायपालिका क्या रहेगी। भारत की न्यायपालिका एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। न्यायपालिका और कार्यपालिका क्या है? अलग अलग है, पृथक्करण है ना। न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों ही क्या है? अलग अलग है। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। भाई सरकार के अधीन न्यायपालिका हो जाएगी तो मुझे क्या बताओ, आप न्यायपालिका स्वतंत्र न्याय कर पाएगी क्या? नहीं, सरकार के आदेश के अनुसार ही न्याय होगा। और हमारे भारत के नागरिकों को न्यायपालिका पर विश्वास होगा क्या? नहीं होगा, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना, ठीक है ना। डाउट क्लियर हो गया? हमारी न्यायपालिका को एकीकृत या एकात्मक क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारी न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है और हमारी सर्वोच्च न्यायपालिका है सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्चतम न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, ठीक है ना। बाकी सभी इसके क्या है? अधीनस्थ है। अब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को कोई आदेश दिया है तो उसकी पालना कौन करेगा? हाई कोर्ट। यदि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायालय को भी आदेश दे दिया है तो जिला न्यायालय को भी उसकी पालना, आदेश की पालना करनी पड़ेगी। लेकिन क्या मुझे बताओ, केंद्र की कार्यपालिका हमारी राज्य की कार्यपालिका को कोई आदेश दे, कोई जरूरी नहीं मानेगी। कोई जरूरी नहीं है उससे आदेश को कार्यपालिका मानेगी, क्योंकि केंद्र की कार्यपालिका अलग है और राज्य की कार्यपालिका अलग है, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझना है। तो हेडिंग डाल दी ना, न्यायपालिका डाल दी। अब न्यायपालिका में ध्यान रखना, इसमें बात करेंगे हम हमारे उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, है ना, उच्चतम। अब इसे ही कहते हैं सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्चतम न्यायालय, ठीक है ना। इसे ही कहते हैं सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्चतम न्यायालय। अब एक होता है उच्चतम न्यायालय और एक होता है उच्च न्यायालय। दोनों में अंतर है प्यारे बच्चों, समझना। उच्च न्यायालय, है ना, उच्च न्यायालय। भाई ये तो होता है हाई कोर्ट। और वर्तमान में हमारे भारत में कुल हाई कोर्ट कितने हैं? 25। कितने? इनकी संख्या भी याद रखना। और यदि मैं आपसे पूछ लूं भारत में उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट कितने हैं? एक ही है ना, एक ही है, ठीक है ना, दिल्ली में। अब हमारे उच्चतम न्यायालय का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में? सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, है ना, सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि हमारे उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग नंबर, है ना, भाग नंबर 5, है ना, भाग नंबर 5। बात करेंगे उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करेंगे, यही आपके टॉपिक में है ना। भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 लिखना भाई, इसको भाग नंबर 5, भाग नंबर 5 अनुच्छेद, आर्टिकल आपसे यदि पूछ ले तो आर्टिकल अनुच्छेद 124 से लेकर के अनुच्छेद 147 तक किसका उल्लेख है? हमारे उच्चतम न्यायालय का उल्लेख है, हमारे उच्चतम न्यायालय का उल्लेख है, ठीक है ना, है ना भाई। अनुच्छेद 148 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक किसका उल्लेख है? महालेखा परीक्षक, है ना, महालेखा परीक्षक का उल्लेख है, ध्यान रखना। लेकिन हमारे उच्चतम न्यायालय का उल्लेख है अनुच्छेद 124 से लेकर के अनुच्छेद 147 तक है। और भाग नंबर 5, भाग नंबर 5, और भाग नंबर 5 में भी यदि अध्याय याद करना चाहो, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि सर हमें ज्यादा भी याद डीप से याद करना है या पढ़ना है, तो भाग नंबर 4 के अध्याय नंबर 4 में, अध्याय नंबर 4 में किसका उल्लेख है? हमारे उच्चतम न्यायालय का उल्लेख है। किसका नाम? अरे पूछ लो, इसमें क्या है? विधेयक का नाम? अरे अध्याय 4, आपने क्लासों में पढ़ा ना कि पार्ट नंबर 1, है ना, है ना, पार्ट नंबर 1, पार्ट को क्या कहते हैं? अध्याय,
कहते हैं या नहीं कहते? तो अब इसका नाम क्या है? 4 नंबर है ना, नाम क्या है इसका? ठीक है ना। तो भाग नंबर 5 आर्टिकल याद रखना 124 से अनुच्छेद 147 तक है। ठीक है ना। उसके बाद में इसमें कुछ बातें और भी लिखेंगे। भारत की न्यायपालिका ना, पॉइंट बना के लिखना भाई। भारत की न्यायपालिका, भारत की न्यायपालिका न्यायपालिका एकात्मक है। एकात्मक है। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। भारत की न्यायपालिका एकीकृत है। क्या है? एकीकृत है। इसको भी आप साथ में लिख देना, एकीकृत है ना भाई। नीचे रूपरेखा बना देना। सर्वोच्चतम न्यायालय है ना, हाई कोर्ट और जिला न्यायालय। ठीक है ना। जिला न्यायालय, फिर डिस्ट्रिक्ट न्यायालय है ना, ग्रामीण न्यायालय, अलग अलग न्यायालय है ना। लेकिन अंतिम न्यायालय कौन सा? हमारा सर्वोच्चतम न्यायालय। इसीलिए हमारी न्यायपालिका क्या है? एकीकृत है, एकात्मक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारत की न्यायपालिका एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, न्यायपालिका है ना भाई। कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या है? अलग अलग है। हाँ, उसके बाद में इसमें लिखेंगे है ना, एक को लिखो, इसको लिखो, आगे और बात करेंगे ना। लिखे हुए पीछे वाले अच्छा इतना ही है, लिख देना यहां तक भाई। इसमें भारत की न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग है ना, अलग है। क्यों अलग है? इसके पीछे कारण भी मैंने बता दिया। यदि न्यायपालिका कार्यपालिका के अधीन रहेगी तो क्या मुझे बताओ, न्यायपालिका एकदम निष्पक्ष न्याय करेगी? क्या नहीं करेगी, है ना भाई। सरकार के अधीन ही चलना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी सरकार ने 2014 में है ना, 2014-15 में जब सरकार बनी थी तो उन्होंने कहा था कि जो हमारे मुख्य न्यायाधीश है ना, सर्वोच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है ना, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन ध्यान रखना, हमारे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली से होती है। किससे होती है? कॉलेजियम प्रणाली से होती है। तो सरकार ने कहा था कि भाई मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में सरकार की भी क्या होनी चाहिए? भागीदारी होनी चाहिए। अब सरकार की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में भागीदारी होगी तो न्यायपालिका किसके अधीन आ जाएगी? सरकार के अधीन। क्योंकि भाई मुख्य न्यायाधीश सरकार के अधीन ही काम करेगा, है ना। तो न्यायपालिका ने कहा कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है ना, लिख देना यहां तक। अब इसमें लिखेंगे भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय। भारत का अंतिम है ना, अंतिम अपीलीय न्यायालय सर्वोच्चतम न्यायालय है ना। लेकिन भाई इसका भी अपवाद है, इसका भी एक अपवाद है। मैंने ये बताया था कि हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? 395 अनुच्छेद है ना, आर्टिकल कितने? 395। लेकिन आर्टिकल 117 को छोड़ करके बाकी सभी अनुच्छेदों के क्या है? अपवाद है ना। अनुच्छेद 17 का कोई अपवाद नहीं है, कोई अपवाद नहीं है, अपवाद नहीं है। लेकिन बाकी जितने भी है ना, 394 इनका अपवाद है, अपवाद है। अभी हमने बात की कि भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? हमारा सर्वोच्चतम न्यायालय है ना। मान लो कि ये अंतिम अपीलीय न्यायालय, इसको समझना। मान लो कि किसी भी व्यक्ति पे, भारत का नागरिक है, उस पर कोई केस हो गया। क्या हो गया? केस हो गया, उन्होंने कोई अपराध कर दिया, तो उसकी सुनवाई होगी जिला न्यायालय में ना। मान लो कि कहाँ होगी? जिला न्यायालय में।
अब जिला न्यायालय ने उसको दोषी ठहरा दिया है ना भाई, उसको दोषी ठहरा दिया है कि उसको 5 वर्ष की क्या देंगे, सजा देंगे। फिर वो व्यक्ति कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट में, है ना। हाई कोर्ट ने भी कहा है कि भाई इस व्यक्ति को 5 वर्ष की हम क्या देंगे, सजा देंगे, है ना, 5 वर्ष की सजा देंगे। फिर ये अपील कहां करेगा, सर्वोच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई इसको 5 वर्ष नहीं, इसको फांसी की सजा देंगे, है ना। एक तरफ देखा जाए तो भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय सर्वोच्चतम न्यायालय है, इन्होंने जो डिसीजन सुना दिया वो डिसीजन मान्य रहेगा। लेकिन हमने राष्ट्रपति में पढ़ा था अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72, समाधान की शक्ति किसके पास में है, राष्ट्रपति के पास में। भाई यहां से ये परेशान हो गया, है ना, कि भाई सर्वोच्चतम न्यायालय ने भी मुझे सजा सुना दी है, तो किसके पास में जाएगा, राष्ट्रपति के पास में जाएगा, और राष्ट्रपति इसकी सजा को माफ भी कर सकता है, समाप्त भी कर सकता है, सजा को कम भी कर सकता है। सर्वोच्चतम न्यायालय का पद फ्रांस से लिया गया है, मुख्य न्यायाधीश का पद है फ्रांस से लिया गया बच्चे ना, सर्वोच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद है फ्रांस से लिया गया। लेकिन हमारे देश में सर्वोच्चतम न्यायालय की स्थिति ये हमने किस देश के संविधान से ली है, अमेरिका के संविधान से ना। मुख्य न्यायाधीश के बारे में आगे बात करेंगे, है ना, मुख्य न्यायाधीश का पद है ना वो हमने फ्रांस से लिया है। लेकिन जो हमारे सर्वोच्चतम न्यायालय एक है, क्या है, स्वतंत्र न्यायालय है ना, तो ये हमने प्रावधान किस देश के संविधान से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया है ना। भारत का न्यायालय एकात्मक है, एकीकृत है, ये हमने स्रोत किस देश से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया है, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन इसमें एक लिख देना भाई, अपवाद, है ना, अपवाद। पहले इसके बारे में मैं लिखा चुका हूं, लेकिन नोट लगा के लिख देना, आर्टिकल 72, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72, अपवाद, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 में लिखना के तहत भारत का राष्ट्रपति तहत भारत के राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति, है ना, अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति के पास समाधान की शक्ति है, समाधान की शक्ति है, शक्ति है। अब इसमें एक पॉइंट बना के लिख देना, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति सर्वोच्चतम न्यायालय, सर्वोच्चतम न्यायालय के निर्णय को बदल सकता है ना। भाई किसी व्यक्ति को हमारे सर्वोच्चतम न्यायालय ने भी सजा सुना दी है, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के तहत, है ना, समाधान की शक्ति है, उसके तहत भाई हमारे सर्वोच्चतम न्यायालय के निर्णय को भी बदल सकता है, चेंज कर सकता है ना। ये अपवाद है, समझ में तो आ रहा ना, है पीछे, है ना। कुछ होते ना कि टीचर कहते ना कि मेरे शेर नहीं हो, है ना, कहते ना मेरे रसगुल्ले गुलाब जामुन, कहते ना तो एक, अरे मेरी बात सुनो, अरे सुनो, अरे एक ना, अब रसगुल्ले का नाम आ गया, गुलाब जामुन का ना, तो ऐसा सोच रहे हो कि अभी हो जाए तो गरम गरम, है ना, कितना शानदार रहता ना। अब समझना, किसी को, है ना, शेर बोल दे, चाहे कुत्ता बोल दे, चाहे बिल्ली बोल दे, जानवर जानवर होता है या नहीं होता है? होता है ना। किसी व्यक्ति को बोल दे कि एक कुत्ता, तो रीस करेगा, गुस्सा करेगा कि मुझे कुत्ता कैसे बोल दिया। और किसी को बोले मेरा शेर, अरे मुझे शेर बोल, अरे जानवर है दोनों भाई, है ना, जानवर है या नहीं है ना।
तो हमें जानवर नहीं बनाया, भगवान ने हमें क्या बनाया है? एक है इंसान बनाया है। हाँ, सही है ना? ठीक है ना? यहां तक लिख लिया ना? बाद में क्या है? दम है। लिखो लिखो भाई, अरे लिख ले भाई, है ना? लिख ले, थोड़ी स्पीड रख। लिख लिया ना? भाई भारत की न्याय व्यवस्था इकहरी न्याय व्यवस्था है ना। भारत की न्याय व्यवस्था क्या है? इकहरी न्याय व्यवस्था है, जिसे कहते हैं एकीकृत न्याय व्यवस्था, जिसे कहते हैं एकात्मक। एकात्मक है न्याय व्यवस्था। अभी हमने बता दी, इसके बारे में मैंने बता दिया और लिख लिया भी, वरना समझना है सिर्फ। भारत की न्यायपालिका इकहरी न्याय व्यवस्था है, एकीकृत न्याय